हेलो स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है और अलग अलग क्षेत्रकों को फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्यों कहते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में क्या क्या काम होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो जितने भी तरह के क्षेत्रक हैं उनमें बहुत सारे लोग भी लगे रहते हैं, बहुत सारे काम निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन भी होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो जितने भी तरह के क्षेत्रक होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ क्षेत्रक बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का बोला जाए, हम लोग जो तीन क्षेत्रक है उसके बीच में अगर तुलना कैसे करेंगे, अगर करना चाहें तो कैसे करके तुलना करेंगे। हम लोग बस यही देखेंगे कि किस क्षेत्रक में उत्पादन अधिक होता है, किस क्षेत्र में अधिक लोग या कम लोग सेवा में लगे हैं। तो उसी से हम लोग को पता चलता है कि कौन से क्षेत्रक में ज़्यादा लोग लगे हैं या कौन से क्षेत्रक में कम उत्पादन हो रहा है या कौन सा क्षेत्रक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पता कैसे चलेगा? बस हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रक है उसके उस क्षेत्रक में जो विविध वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उसकी गणना हम करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस समस्या तो हम इसका कैसे गणना करेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर हमें उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक उपाय बताया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि हम लोग वस्तुओं के मूल्य का उपयोग अगर करते हैं तो सही से पता चल पाएगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं, 10,000 किलोग्राम गेहूँ अगर 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। ठीक है, 10 रुपये नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ये समझ में आया? इसमें क्या करते हैं, हम लोग वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की गणना करेंगे, तभी हम लोग को सही से पता चल पाएगा कि कौन क्षेत्रक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस क्षेत्रक में ज़्यादा उत्पादन होता है या कौन सा क्षेत्रक ज़्यादा सेवा देता है। अब यहाँ पर एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है। बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो हम लोग वस्तु की गणना कैसे करेंगे? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना, मतलब कि वैसी वस्तुएं जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं। जैसे हम लोग बिस्कुट का ही उदाहरण लेते हैं जो कि गेहूँ, चीनी इत्यादि से मिलकर बनता है, गेहूँ के आटे, चीनी इत्यादि से मिलकर बनता है। तो हम लोग इसमें गेहूँ और चीनी का अलग से मूल्य नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, वो हम लोग को बिस्कुट के साथ ही जुड़ करके
उसमें पहले से आ चुका है। तो इसमें हम लोग के पास अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद बिस्कुट ही है, क्योंकि वो ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जाके दुकान से खरीद रहे हैं। तो इसमें सब कुछ का दाम जुड़ के जो हम लोग के पास पैकेट में मूल्य लिखा रहता है वही रहता है। तो वही क्या हो गया हम लोग का अंतिम उत्पाद, जो कि अंतिम मूल्य है। ठीक है, इसलिए हमेशा अंतिम उत्पाद, अंतिम मूल्य को ही या अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, अब ये उदाहरण समझ में आया। आगे देखते हैं, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तो जितना भी क्षेत्रक होते हैं उसमें अंतिम उत्पाद जो होता है वही क्या होता है, उस कुल उत्पादन का जानकारी देता है अलग अलग क्षेत्रकों में। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसको बोला जाता है जीडीपी। ठीक है, तीनों क्षेत्रक में कितना उत्पादन हुआ, कितना मूल्य प्राप्त हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। या किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। तो इस सकल घरेलू उत्पाद क्या, जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी सेवा दिया जाता है, उसका मूल्य क्या है, उसी के आधार पर निकाला जाता है। और इसी से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जितना ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था कहलाएगा, और जितना कम होगा उतना कम या उतना छोटा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, और भारत में ये कौन करता है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। अब आगे देखते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। जो हम लोग अलग अलग क्षेत्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इस क्षेत्रक में हम लोग अलग अलग जो इनका योगदान है उसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी पढ़ा। अब देखते हैं इसका इतिहास में अगर जाते हैं, ये जो तीनों क्षेत्रक है इसका मूल्य हमेशा जो इनका योगदान है अर्थव्यवस्था में हमेशा परिवर्तित होते रहा है। अगर एकदम पुराने समय में जाएं तो पता चलता है, क्योंकि पुराने समय में जब भारत आज़ाद हुआ या उससे पहले की बात करें तो लोग अधिकतर कृषि में ही लगे रहे। तो हमेशा से कृषि का योगदान ज़्यादा रहा था अर्थव्यवस्था में। लेकिन अगर उसके 100 साल बाद या 100 साल के परिवर्तन के बाद हम लोग देखें तो उसमें हम लोग ये पाएंगे कि चूँकि उस समय कारखानों का ज़्यादा कारखाने बनने लगे, वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में होने लगा, तो इससे चलते फिर द्वितीय क्षेत्रक में ज़्यादा महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन फिर उसके 100 साल बाद अगर हम लोग देखें तो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा जो तृतीय क्षेत्र है जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसका योगदान अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होने लगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ग्राफ भी देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार से द्वितीय और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है। अब देखते हैं कि अब हम जैसे बताएं कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया, तो इसके पीछे कारण क्या क्या है। अब जो हम लोग इसमें पहला क्या है, पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसमें जितना भी तरह की सेवाओं के बारे में बताया गया, इसकी आवश्यकता हर देश में होती है और इसे बुनियादी सेवा माना जाता है। मतलब ये ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। और किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं का प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है, और सरकार अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो तृतीय क्षेत्रक है ये भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक पर ही निर्भर है। तो जितना अधिक उसमें विकास होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग शुरू कर देते हैं। ठीक है,
विगत वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो इसके चलते भी क्या हो रहा है, तृतीय वर्ग का जो महत्व, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना हो कि तृतीय क्षेत्रक में जो जिसको कि हम लोग सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, उसमें सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। कुछ लोग कुछ का ज़्यादा हो रही, कुछ को कम हो रहे, मतलब इससे अब कुछ का ज़्यादा कुछ का कम हो रहा। सभी सेवाओं ये पता कैसे चला है, कुछ सेवाएं ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ सेवाएं नहीं बढ़ रही। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस सेवा में ज़्यादा नियोजन हो रहा है, यानी कि किस सेवा में लोग को ज़्यादा काम मिल रहा है। उसी से पता चलता है कि सेवा में समान रूप से, सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि हो रही है या नहीं। ठीक है, जैसे कि नौकरी कर रहे हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, मरम्मत कार्य में लगे हुए हैं, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं, और इसमें कुछ का जीवन आराम से चलता है, कुछ का जीवन काफ़ी मुश्किल से चलता है। तो इसी से पता चलता है कि सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि या वृद्धि नहीं है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।